वो है थर्ड जनरेशन सोलर सेल, राइट। तो जैसा कि हमने कल देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल था वो मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल था, और जो सेकंड जनरेशन सोलर सेल था वो जो है लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर रिस्पॉन्ड कर रहा था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल। तो दोनों सोलर सेल के अपने अपने एडवांटेजेस थे। फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल ज़्यादा एफिशिएंसी रखता था देन सेकंड जनरेशन सोलर सेल, और सेकेंड जनरेशन सोलर सेल जो है वो लार्जर फ्रीक्वेंसी रेंज पर रिस्पॉन्ड कर रहा था देन फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल। नाउ जो ये थर्ड जनरेशन सोलर सेल होता है, ये दोनों जो सोलर सेल होते हैं उनके गुण लिए हुए होता है, राइट। तो ये एफिशिएंसी में भी बेटर होता है, और ये जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर रिस्पॉन्ड करता है वो भी सेकेंड जनरेशन सोलर सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, राइट। तो जैसा कि कल हमने सेकेंड जनरेशन सोलर सेल में देखा था कि सेकेंड जनरेशन सोलर सेल 700 एंगस्ट्रॉम से लेकर 25,000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रेंज में रेस्पॉन्ड कर रहा था, राइट। तो अगर हमें 25,000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा वेवलेंथ रेंज पर सोलर सेल से रिस्पॉन्ड कराना है तो हम थर्ड जनरेशन सोलर सेल को यूज करते हैं, जो कि हायर इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो फार इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं उन पर भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो थर्ड जनरेशन सोलर सेल का एम होता है इस रेंज को इंक्रीज करना, राइट। तो इसलिए ये सेकेंड जनरेशन सोलर सेल से बेटर है और एफिशिएंसी में भी ये बेहतर है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि एफिशिएंसी में हमने इसको बेहतर कैसे बनाया। जैसे कल आपने सेकेंड जनरेशन सोलर सेल में देखा कि वो एफिशिएंसी में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे प्योर से जो है पी टाइप और एन टाइप जो लेयर्स हैं वो हमारी लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल से स्लाइस कर कर बनी थी, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन थे, ठीक है। नाउ इसके केस में जैसा कि आप जानते हैं कि जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। जब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में गेन करता है तो वो कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करता है और पीछे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये एक फोटोन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है। जब तक ये एनर्जी एच न्यू एनर्जी बैंड गैप के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी तब तक फोटो एक्साइटेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये एनर्जी बैंड गैप इस वक्त इतना है, जो कि एक सिलिकॉन के केस में आप जानते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। तो सपोज इस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैंने सपोज ये रेड लाइट का फोटोन आया। सो रेड लाइट के फोटोन की सपोज फ्रीक्वेंसी है न्यू आर। तो अगर ये एच न्यू आर ई जी के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से फोटोन को एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाएगा। लेकिन अगर ये फोटोन ब्लू लाइट का हुआ, ब्लू लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू बी है, तो ये जो डिफरेंस आएगा एच न्यू बी माइनस ई जी डेल्टा ई, ये एनर्जी बर्बाद हो गई है। दिस इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड एज ए यूजफुल एनर्जी, दिस एनर्जी इज लॉस्ट, राइट। क्योंकि ये एनर्जी जो है भाई आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, कंडक्शन तो वहीं से शुरू हो जाएगा। कोई ये जरूरी थोड़ी ना है कि ऊपर से ऊपर वाले लेवल तक आप कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को पहुंचाओगे। आपका मिनिमम काम तो इतनी एनर्जी पर हो जाता है। तो अगर ये एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो एनर्जी रेड लाइट का फोटोन लिए हुए है तो आपका काम बन गया। लेकिन इसमें क्योंकि ब्लू लाइट भी होगी तो ब्लू लाइट इसे ज्यादा एक्साइट करा के यहाँ तक पहुंचा देगी, तो ये पहुंच तो अभी भी गया, लेकिन ये जो एनर्जी है ये आपकी वेस्ट हुई है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया है कंडक्शन बैंड में, तो ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ले गया। तो दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ एनर्जी, दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू करंट। क्या पता हम इसी एनर्जी को आगे यूज कर सकते हैं और करंट प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप ये लिया गया कि हमने मल्टी पीएन जंक्शंस बनाए हैं। मल्टी पीएन जंक्शंस, ये एक जंक्शन नहीं है, जंक्शंस हैं, कई सारे पीएन जंक्शंस हैं, इनको टेंडम सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर पीएन जंक्शन में
जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उनकी डोपिंग अलग अलग रखी है हमने। तो ऐसा रखने से जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है वो हर पीएन जंक्शन के लिए डिफरेंट होगा। तो ये मैंने सबसे ऊपर वाला सपोज पीएन जंक्शन के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप हो गया Eg, राइट। इससे नीचे वाले पीएन जंक्शन के लिए जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का पीएन जंक्शन बता है उनके लिए सपोज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप हो गया E-G, और उससे नीचे कोई और लेयर ले ली, पीएन जंक्शन कोई और बना दिया, उसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें सपोज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एनर्जी बैंड गैप हो गया E-G, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से पीएन जंक्शंस हमने कई सारे मल्टीपल पीएन जंक्शंस बनाए हैं। हर पीएन जंक्शन में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग लेवल डिफरेंट होंगे। डोपिंग लेवल डिफरेंट होने से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होगा, राइट। इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमें ये फायदा हुआ कि मान लीजिए ये ब्लू लाइट का फोटोन था, तो हमने इस बैंड गैप को ब्लू लाइट के कंपेरेबल बनाया। तो ब्लू लाइट का फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब किया और वो कंडक्शन बैंड में चला गया वैलेंस बैंड से, ठीक है। अब सपोज रेड लाइट का फोटोन आया, लेकिन क्योंकि रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी उतनी नहीं है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज दे, तो ये एनर्जी भी बर्बाद हो गई होती। जैसे मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एनर्जी ग्रेटर है तो भी वो एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, ये जो डेल्टा ई है। और अगर एनर्जी लेस है, मान लीजिए मैं ऐसे रेड लाइट के कंपेरेबल ना बना के ब्लू लाइट के कंपेरेबल बना दूं, तो रेड लाइट वाला फोटोन की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, राइट। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने ये लेयर्स बनाई हैं। अगर यहाँ पर ब्लू लाइट वाला फोटोन एब्सॉर्ब हुआ था और उसकी एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, तो अब रेड लाइट वाला जो फोटोन है या ब्लू लाइट से और लॉन्गर वेवलेंथ आप ले लो ग्रीन लाइट या येलो लाइट वाला जो फोटोन है वो अब एब्जॉर्ब होगा, राइट। और उसको एब्जॉर्ब करा के इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इस तरीके से अगर रेड लाइट वाला फोटोन, यहाँ पर रेड लाइट वाला फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा और रेड लाइट वाले फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो मेरी कोई भी लाइट जो है वो बर्बाद नहीं हो रही है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि कितना चालाकी से इंसान ने इस काम को किया है कि जो भी फोटोन है वो अब सही तरह से यूटिलाइज हो रहा है, जबकि इस केस में वो यूटिलाइज नहीं हो रहा था। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेस्ट है, अगर एनर्जी कम है तो वेस्ट है, एनर्जी बराबर मिलेगी तो सक्सेसफुल है, राइट। तो क्यों ना हम उतनी एनर्जी दें जितना ईजी होता है। तो इस तरह से हमने उसी ईजीज रखे जितनी की हमारी फ्रीक्वेंसी थी, और इसके लिए हमने इस प्रकार की डोपिंग कराई कि ईजी जो है फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, और कई सारे मल्टीपल पीएन जंक्शंस बना लिए जिसको हम टेंडम सेल कहते हैं, टेंडम सेल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड जनरेशन सोलर सेल। तो एक तो हमारी रेंज बढ़ जाएगी, यहाँ 25,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वेवलेंथ पर ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। दूसरा है ऐसा एब्जॉर्ब कराने से हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन सोलर सेल ऐसा सोलर सेल होता है जो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल के गुण भी लिए होता है, एफिशिएंसी में भी अच्छा होता है, और सेकेंड जनरेशन सोलर सेल से भी बेटर काम करता है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर हो गई बात? अब ये डायग्राम है, तो जो मैंने डिस्कशन आपसे किया था, राइट, इसमें जो जिन पदार्थों का हम यूज करते हैं, ठीक है, थर्ड जनरेशन सोलर सेल को बनाने के लिए, वो एमोर्फस सिलिकॉन होता है या गैलियम आर्सेनाइड होते हैं, राइट। ये देखिए ये एमसीक्यू बनेगा इससे कि थर्ड जनरेशन सोलर सेल जो है वो किस सब्सटेंस के बनते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक उसमें याद रखिएगा CIDS, कॉपर इंडियम गैलिनियम सेलेनाइड, CIGS, ठीक है। तो इसी तरह वो तो हमारा सेकेंड जनरेशन था, और थर्ड जनरेशन भी, सेकेंड जनरेशन भी कल आपने देखा था एमोर्फस होता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन भी एमोर्फस होता है, फर्स्ट जनरेशन प्योरली मोनोक्रिस्टलाइन होता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। तो ये एमोर्फस सिलिकॉन से हो सकता है या गैलिनियम आर्सेनाइड से होता है, GaAs। ये हमारे मटेरियल्स में यूज होते हैं फॉर मेकिंग